तो अब हम लोग अपना नया चैप्टर जो केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास में आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और देन फर्दर बात ये भी है कि हमारा जो ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें दरअसल हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिस है, जिसमें हम आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बेसिक भी यही है अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे कि केमिस्ट्री जो है इसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, और दूसरी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये दो कैटेगरी में हम केमिस्ट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं। भाई जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, इसमें हम सभी, देखिए हम एक मोटे मोटे जनरल आइडिया आपको दे रहे हैं क्योंकि अभी आप 10th में आप शुरू ही कर रहे हैं इसको पढ़ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। तो हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम उन 118 में से ज़्यादातर सभी एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ करके। ठीक है, तो ऑल 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ करके, और जिसको हम बच्चों छोड़ देते हैं वो है हमारा कार्बन। कार्बन को हम छोड़ देते हैं, और कार्बन की देन सेपरेट हम लोग स्टडी करते हैं, कार्बन और इससे बनने वाले कंपाउंड, ठीक है, उनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मैंने एक जनरलाइज्ड वे में बताया है, कोई ऐसा मत समझिए कि यह एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये जनरलाइज्ड वे में हम समझ सकते हैं कि कार्बन की स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई केमिस्ट्री में, जिसको हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो उसके अलावा एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे एक बहुत ही मौजू सवाल आता है, मौजू मतलब कि बहुत ही जनरल सा यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या है कि भाई सिर्फ एक हमने एलिमेंट को अलग कर दिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग से पढ़ रहे हैं, और बाकी 118 की हम चिंता नहीं कर रहे हैं, बाकी सबको एक साथ, और कार्बन को अलग रख दिया। ऐसा क्यों किया दरअसल हमने? देखिए इसका भी बहुत ही, मैं आंसर आपको देना चाहूँ, इसका एक बहुत ही जनरल और जेनरस रीज़न है इसका, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या रीज़न है ऐसा? ऐसा रीज़न ये है कि ये 117 एलिमेंट, कार्बन को हटा देते हैं, ये 117 एलिमेंट कुल मिला करके जितने कंपाउंड कार्बन बनाता है उसका 1/10 भी नहीं बनाते। कार्बन अकेले जितने कंपाउंड बना लेता है उतना कंपाउंड ये 117 उसका 1/10 भी नहीं बना पाते मिलके। यानी कार्बन के बनने वाले जो कंपाउंड हैं उनकी संख्या नेचर में बहुत ज़्यादा है, असीम है, बहुत ज़्यादा है। उतनी ज़्यादा संख्या इनकी नहीं है, कम है कंपैरेटिवली उसके। कार्बन के आज की टिल डेट तक कुछ करोड़ नॉन कंपाउंड हैं कार्बन के, बहुत सारे कंपाउंड हैं कार्बन के। इसलिए हम सबको एक साथ हम कपल करके नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने केमिस्ट्री की दो ब्रांच बना दी, एक बनाई और इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, बेसिक तौर पर। फर्दर और भी आगे ब्रांचेस होते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, अलग अलग वो ट्रेड के हिसाब से बदलता है, पर बेसिकली दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, कार्बन की स्टडी के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, इसके कंपाउंड को बेसिकली हम पढ़ते हैं इसमें, कार्बन के कंपाउंड्स को। तो इतनी बात आप सबको पता चल जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि कार्बन के, क्योंकि कंपाउंड का नंबर बहुत ढेर सारा है, इसलिए उसकी स्टडी हम एक साथ सबके नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक फर्दर ब्रांच बनाने को मजबूर कर देता है ये फैक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कि हमने क्यों एक अलग ब्रांच बनाई। अब अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब इसके आगे की चर्चा हम कर सकते हैं। देखिए बात क्या है, अब जरा हम ये काम करते हैं एक कि कार्बन का जो हम चीज़ें जानते हैं ऑलरेडी, जरा उनको हम लिखते हैं जरा कि कार्बन में ही भाई ऐसा क्या है, कार्बन में ऐसा क्या है कि इतने कंपाउंड बनाता है, उस पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन हम पहले कार्बन की बात करते हैं। तो देखिए कार्बन जो है हमारा, ठीक, कार्बन, अब हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसको हम एलिमेंटल सिंबल लिखते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं, C लिखा जाता है। नीचे जो जनरल ट्रेंड है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर हम लिखते हैं इसका एटॉमिक मास।
ये कार्बन का सबसे वेल नोन और फेमिलियर आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन C612 ये है सबसे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमको केवल एटॉमिक नंबर जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 6 लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो भैया यहाँ पे हमने 6 लिखा। अब बात को समझिए, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आता है तो आप इसको लिखेंगे 2 और 4, ये है हमारा क्या, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपसे यहाँ कोई वैलेंसी पूछ ले कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो आप यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बताएंगे कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 कहने का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का कितना बच्चों, 6, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखिए कि भाई इसकी वैलेंसी 4 है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि टेट्रावैलेंट होता है कार्बन एटम। क्या होता है, टेट्रावैलेंट। जैसे आपने सुना होगा टेट्रा पैक, मिल्क हम लोग लेते हैं टेट्रा पैक, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, और वैलेंट का मतलब है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब ये हो गया। तो कार्बन एक कैसा एटम है, टेट्रावैलेंट एटम होता है। तो पहला एक फैक्ट तो ये है कि कार्बन क्योंकि 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट से, 4 अलग अलग एटम से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है। अब आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 हो जाए ना। तो भाई तो 8 करने के लिए काम ये कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले सकता है, लेकिन इकट्ठा कहीं से भी 4 इलेक्ट्रॉन ले पाना संभव नहीं होता। ये आयनिक बॉन्ड वाला चैप्टर अभी जब हम आगे बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो कार्बन प्रेफर करता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या प्रेफर करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर करता है। अब बॉन्डिंग आप जानते होंगे, कार्बन कोवैलेंट, कोवैलेंट कहने का मतलब है पार्टनरशिप। कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, पार्टनरशिप करता है, ठीक है। जैसे देखिए, तो ये एक तो पहली जो चीज है जो कि कार्बन को इतने सारे कंपाउंड बनाने में मदद करती है, वो चीज है हमारी टेट्रावैलेंसी कार्बन की, यानी टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि टेट्रावैलेंट तो सर और भी आइटम होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, इसके ग्रुप के ज्यादातर जो हैं उसमें टेट्रावैलेंसी आपको मिल जाएगी। जैसे सिलिकॉन भी 4 बना सकता है। और दूसरी बात है कि सिलिकॉन लेकिन नहीं इतने कंपाउंड बना पाया जितने कार्बन ने बना लिए, 4 वैलेंसी तो इसके पास भी है। तो कार्बन के पास बच्चों टेट्रावैलेंसी के साथ साथ कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी और होती है जिसकी वजह से ये इतने कंपाउंड बना पाता है, ठीक है। कार्बन के पास एक वैलेंसी और भी होती, एक प्रॉपर्टी और भी होती है जिसके कारण ये इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ कैटिनेशन, पावर ऑफ कैटिनेशन। स्पेलिंग आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन इस हिसाब से। तो देखिए पावर ऑफ कैटिनेशन क्या है भाई, जो कार्बन है हमारा, कार्बन का साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली सिलिकॉन से, जर्मेनियम से और इसके ग्रुप के जो और अदर एलिमेंट हैं उनसे क्या होता है, एटम का साइज छोटा होता है। अब भाई आप जानते हैं कि भाई एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ये आप इतनी बातें जानते हैं कि नहीं। अगर देखिए कार्बन के एटम का साइज छोटा है तो होगा क्या कि क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये अगर मान लीजिए वैलेंस शेल है, तो जब भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो यहीं पर तो इलेक्ट्रॉन आने हैं, यहीं पर तो इलेक्ट्रॉन, यहीं से तो शेयरिंग होगी वैलेंस शेल से। तो क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है तो इसका जो वैलेंस शेल होगा उस पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा। भाई न्यूक्लियस क्योंकि पास में है तो वो आसानी से खींच पाएगा ना इलेक्ट्रॉन को, लेकिन सिलिकॉन में क्योंकि रेडियस बड़ा होता है तो जो शेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, तो उतना अच्छा कंट्रोल न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पर नहीं होता। इसके कारण वो भी चैन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन
जब चैन बड़ी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, टूटने लगती है, अनस्टेबल हो जाती है, वो टूटने लगती है चैन। लेकिन क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है तो इसका न्यूक्लियस लंबी लंबी चैन बनाने को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके एटम्स लंबी लंबी चैन आपस में जुड़ के आपस में खुद, यानी कार्बन से कार्बन जुड़ते जुड़ते बहुत बहुत लंबी लंबी क्या कर लेते हैं, चैन्स बनाते हैं। ठीक है, तो कैटिनेशन का मतलब होता है कि खुद से कंबाइन करके लंबी लंबी चैन फॉर्म करना। कैटिनेशन का मतलब क्या है, जैसे पूछा जाता है कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें हम ये बताएंगे कि कार्बन जो है वो खुद के जैसे दूसरे कार्बन से मिलकर के लंबी लंबी क्या करता है, चैन्स फॉर्म करता है। ये एक तो इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात है कि कार्बन चार वैलेंसी होती है कार्बन की, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए इस वजह से ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले और बहुत ढेर सारे कंपाउंड को क्या करता है, बनाता है। ये 2 रीजन है। बात समझ में आई आप लोगों को, तो ये बात समझ में आनी जरूरी है। पहली बात तो कार्बन के अंदर भी क्या, इसके लिए एक अलग से ब्रांच बना दी भाई, किस अलग से भी होती है जब अंदर कोई ऐसी बात होती है। भाई आप लोग अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे अच्छे से तो आपके अंदर भी कोई अच्छी बात आएगी, आपकी भी बात होगी अलग से। जैसे कार्बन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यही 2 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पाया और अपनी एक अलग जगह बना पाया केमिस्ट्री में। पावर ऑफ कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, जितनी बातें आपको मालूम चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद अब चलिए हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई दरअसल है क्या सिस्टम। यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, इतना हम जानते हैं, तो उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, फर्दर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर आगे वीडियोस में चर्चा की जाएगी इसके बाद। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे तो। अब देखिए हम बात करते हैं जरा सा, कार्बन के बारे में हम समझ गए, वैलेंसी के बारे में हम समझ गए, कार्बन के अंदर जो स्पेशल प्रॉपर्टी थी हम वो भी समझ गए। अब दरअसल बात आती है कि ये कैसे कंपाउंड बना सकता है, किस तरह से कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो कार्बन है वो बहुत ढेर सारे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जितने भी आप कंपाउंड ज्यादातर यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये ज्यादातर बड़े बड़े कार्बन के ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स के। ठीक, जो सबसे बेसिक टाइप के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, अब यहां मैं लिख रहा हूं देखिए, द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन। ये अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाइड्रोकार्बन। तो जो सबसे बेसिक टाइप के कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब अच्छा हमें समझना पड़ेगा ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ ही बता देते हैं पहले, हाइड्रोकार्बन्स। तो समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है जो यहाँ पर हमारा है वो है हाइड्रोजन। क्या वर्ड है बच्चों, हाइड्रोजन। और दूसरा वर्ड है हमारा कार्बन। ठीक है, दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है कार्बन। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो केवल किससे मिलकर बने हो, हाइड्रोजन से और कार्बन से, और उसमें कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, उनको हम कहते हैं क्या बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात हम समझ गए। अब देखिए फर्दर, अब हम हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, हम हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस बात को भी आप समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन 3 कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
तो जो पहला हाइड्रोकार्बन होता है जो सबसे बेसिक है वो है एल्केन्स, उसको हम जनरल नेम क्या कहते हैं, एल्केन्स। जो सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन है, सबसे बेसिक, वो होता है एल्केन्स। दूसरा होता है हमारा जो सबसे बेसिक, वो होता है एल्कीन्स। अच्छा, ये जनरल नेम है इन कंपाउंड्स के, एल्कीन्स। परेशान ना होइए, अभी इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या होते हैं। तीसरा होता है एल्काइंस, KYNES, एल्काइंस। ठीक है, तो 3 टाइप के, पहली बात तो मैंने हाइड्रोकार्बन बताया कि भाई हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन हो। दूसरी बात मैंने कि हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो अभी हमें इसे ऐसे ही समझना है। देखिए, जो एल्केन होता है हमारा, ये होता है, इसमें आपको कह सकते हैं इसे कि ये सैचुरेटेड होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं ये होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। अभी हम इसके बारे में आपको बता देंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क होता है, लेकिन अभी आप इसको फिलहाल नोट करिए, देखिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हम इसके बारे में इसके बाद चर्चा करते हैं, तो इसको ज़रा आप लोग नोट करिए, बंद करो इसको ज़रा। तो अब देखिए, अब हमें समझना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। भाई हमने कहा कि जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं, और जो हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस थे वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए इसको समझने के लिए हमें बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स। तो देखिए इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था उसकी। तो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसे आसानी से देखिए बच्चों कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन एटम है, तो भाई मैंने अभी बताया था कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से दिखा दिए। अब अगर देखिए इसके पास 4 हाइड्रोजन भी आसपास मंडरा रहे होते, क्या मंडरा रहे होते, 4 हाइड्रोजन मंडरा रहे होते, तो हम इनके इलेक्ट्रॉन को प्लस से नज़ारा दिखा देते हैं, इनका ये प्लस से हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ये जो है हमारा मोनोवैलेंट होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब अपने आउटर मोस्ट शेल में बना लेता है तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे बना सकता है, ये क्या करे, ये जो जो हाइड्रोजन का कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा, इसको ये अपने ही शेल में जगह दे, यानी कि ये इसको क्या कर ले, यहाँ पर शेयरिंग कर ले अगर, तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, तो ये सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली अगर ये वाला हाइड्रोजन यही काम करता, ये यहाँ पर एक ये ले जाता इस तरह से, सिमिलरली अगर ये वाला हाइड्रोजन भी यही काम करता, और जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है वो भी यही वाला काम करता, अगर मान लीजिए ये भी यही काम कर रहा हमारा, तो ये चारों हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब क्योंकि भाई कार्बन है, कार्बन मैंने बताया था कि 2 बॉन्ड भी बना सकता है एक साथ, लेकिन हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। वो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि भाई हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 कहां से बना लेगा। तो इसकी मजबूरी है कि इसको चारों से क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन इन सब को अपने घेरे में ले लेगा। कार्बन कहेगा तुमने मेरा क्या कर लिया, मेरा तो ले लिया है इलेक्ट्रॉन, अब अपना भी दो। तो देखिए कार्बन को भी इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, नहीं मिल गए बच्चों, तो कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, हाइड्रोजन को भी 4 मिल गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, कार्बन के 8 हो गए। तो ये मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये आपको मैं बता दूं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों, ये है CH4 का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल है ये, CH4 का। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, इसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इस कंपाउंड को, इसकी नेमिंग अभी हम आपको बाद में सिखाएंगे कि कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है, लेकिन ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि कार्बन बेचारा यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना पाया, बना पाया सबके साथ इसने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है। यानी अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखें तो इसका देखिए ऐसे लिखा जाएगा, CH H H और H। होगा नहीं होगा बच्चों इस तरह से,
अब इसको 90 डिग्री एंगल पर ये चारों हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ये चीज हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप अभी इसको ऐसे ही समझिए कि इसने 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है और चारों बॉन्ड बच्चों कैसे हैं, सिंगल सिंगल हैं। कैसे हैं, सिंगल सिंगल है। अब मान लीजिए कोई एक अलग एटम, मान लीजिए कोई एक्स एटम है, क्या है, एक्स, ठीक है। अब कोई बच्चों के मुंह पे गुस्सा आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां एक्स लिख दिया, लेकिन ये कोई दूसरा एटम है, ठीक है, इसको आपको नफरत की नजर से नहीं देखना है, ठीक। तो ये अगर चाहे कि ये इस कार्बन के साथ आके कहीं ना कहीं जुड़ जाए, कहीं ना कहीं जुड़ जाए, तो अब बच्चों क्या तरीका है, तो अगर ये x चाहे कि ये यहां पर आकर क्या हो जाए, जुड़ जाए, सॉरी, तो ये कैसे यहां पर आके जुड़ सकता है भाई, यहां पर कंपलसरी, क्योंकि अब कार्बन के पास क्या और जगह है इसको देने के लिए, 4 ही वैलेंसी तो थी, तो अब यहां पर कंपलसरी है कि इन 4 में से कोई ना कोई एक हट जाए यहां से भाई, तभी तो इसके लिए जगह बनेगी कि नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि यहां पर जगह क्या हो चुकी है, फुल हो गई है। इसका मतलब है वैकेंसी का क्या हो गया है, सैचुरेशन हो गया। यही तो मतलब होता है सैचुरेशन का, कि हम कहें कि पट गई जगह एक तरह से, ठीक है, जगह नहीं रह गई। तो जब भी ऐसा होगा, यानी कार्बन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे होंगे, कार्बन जो भी बनाएगा वो क्या बनाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड, और सब सारी तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ होगा चारों तरफ से, और सिंगल सिंगल बॉन्ड सबसे बनाया होगा। तो कार्बन को किसी इनकमिंग एटम को, आने वाले किसी इनकमिंग एटम को लिफ्ट देने की जगह नहीं होगी जब तक कोई पहले से लगा हुआ एटम वहां से हटे नहीं। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, मजबूरी में या चाहते हुए भी, उस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए, ये हमारा मीथेन था। अब देखिए इसमें तो देखिए कार्बन के पास ऑप्शन ही नहीं था कि ये बेचारा करता क्या, दो किसी से बना ही नहीं सकता था क्योंकि सब हाइड्रोजन थे। हम अब क्या करते हैं, इसके बगल में एक कार्बन और रख देते हैं, हम कहते हैं चल भाई तुझे कार्बन भी दे दिया जो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो हमने कहा कि चल भाई तू कार्बन भी ले ले। तो ये देखिए, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हम हाइड्रोजन भी कुछ रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन भी रख देते हैं 4 5 6, जिससे इसको जरूरत पड़े वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पे, और भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं भाई। एक तरीका ये है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें दोनों। अब देखिए हम शेयरिंग वाला डायग्राम नहीं बना रहे, आप बना सकते हैं, ये दोनों केवल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, और बाकी जो इनको और 3 चाहिए वो कहाँ से उठाएं, हाइड्रोजन से उठाएं। जैसे यहाँ से उठा लें, ये उठा सकता है, ये ऐसे उठा सकता है कि नहीं बच्चों, उठा सकता। तो अब देखिए यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये एल्केन बन रहा कि नहीं बन रहा भाई, एल्केन में सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन, कोई भी एक कार्बन, चाहे इसकी बात करिए चाहे इसकी, कोई भी कार्बन उसमें हम उठाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा होगा, सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा कहीं भी। इसमें भी ऐसा ही हो रहा, तो ये भी एल्केन है। ये हमारे दरअसल मीथेन का ही बड़ा भाई है, ये है हमारा इथेन। क्या है बच्चों, इथेन। लेकिन यहां पर कार्बन के पास कोई मजबूरी नहीं थी, इसमें भी देखिए लेकिन वही प्रॉपर्टी है कि अब अगर फिर से यहां कोई एक्स आ जाए, फिर बच्चे मुंह बनाने लगे, ठीक है। तो अब अगर यहां फिर कोई दूसरा एटम आ जाए एक्स, और वो चाहे कि इस कार्बन या इस कार्बन में इसको कहीं जगह मिल जाए, इस कंपनी जो चल रही इसमें, तो ऐसी जगह नहीं मिल सकती जब तक कोई हाइड्रोजन इसको क्या नहीं करेगा, जगह देगा नहीं, खुद नहीं हटेगा जब तक सिस्टम से, तब तक इसको जगह नहीं मिल सकती। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, सैचुरेशन है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन को किसी को भी जगह देने की क्या होती है, जगह नहीं होती जब तक कोई एग्जिस्टिंग आइटम जो है वो हटे ना, उस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हम उनको कहते हैं सैचुरेटेड। और एल्केन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए बात को समझिए। अच्छा इनके पास क्या कुछ और ऑप्शन, अब आप कहेंगे सर अच्छा क्या ये कुछ और भी कर सकते थे क्या, ये हाँ ये कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए कि कार्बन और कार्बन 3 बॉन्ड तक आपस में ही बना सकते हैं, 3 बॉन्ड तक आपस में ही बना सकते हैं। इसका मतलब इनको सिर्फ एक और चाहिए होगा कहीं से, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ये चाहते तो दोनों क्या कर लेते, आपस में क्या बना लेते बच्चों, डबल बॉन्ड बना लेते। भाई 2 बॉन्ड बन गए नहीं बन गए, डबल बॉन्ड बना लेते। एक यहाँ बनाते, एक यहाँ, देखिए इसके 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4 पूरे हो गए, और ये भी इधर ही ऐसे ही करता,
और ये कहते हैं हमें तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये है हमारा CH2 अब लेकिन इसमें हमें दिख रहा कि यहाँ पर क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है कि नहीं है डबल बॉन्ड। तो क्या ये, अच्छा अब यही बात समझिए, अब ये चाहे ये H चाहे या ये कोई एक H मान लीजिए, चाहे कहे कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं जगह दे दो, तो अब कार्बन को किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकता है ये इस डबल बॉन्ड को क्या कर सकता है, एक बॉन्ड यहां से खोल दे, एक बॉन्ड खोल दे, तो यहां पर इन दोनों के लिए ही क्या हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा बिना किसी को हटाए। तो यानी यहां पर अभी भी क्या है, जगह है किसी और को लाने की बिना किसी को हटाए। इसलिए ये कैसा है, ये अनसैचुरेटेड है, अभी इसमें वैकेंसियां खाली हैं, ये सैचुरेट नहीं हुआ है। या देखिए इसके पास एक ऑप्शन और भी था, ये कहता भाग ससुर तुम भी भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये आपस में ही तीन क्या कर लेते, ये तीन बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, ये सभी कर सकते हैं। अब इनको सिर्फ दो ही हाइड्रोजन जरूरत पड़ती, ना इनकी और ना इनकी जरूरत पड़ती कि नहीं बच्चों, ठीक है। हाँ लेकिन ये मत कह दीजिएगा कि वो एक बॉन्ड भी तोड़ दे, एक बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ सकता भाई, उसको जरूरत तो है ना। अब यहां पर देखिए क्या कर सकता है, ये दो बॉन्ड खोल के इनको दोनों को जगह दे सकता है बिना किसी को हटाए, तो ये भी अनसैचुरेटेड है। ये बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बन गए, इनको ही हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन। और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो ये थी हमारी विस्तृत चर्चा पहले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।